दोस्तों, भारतीय इतिहास में वर्धन साम्राज्य एक महत्वपूर्ण साम्राज्य के रूप में उल्लेखित है। एक समय था जब गुप्त साम्राज्य अपने शीर्ष पर था, परंतु जैसे हर एक चीज का पतन तय है, उसी तरह गुप्त साम्राज्य अपने पतन की ओर चल पड़ा था। अगर गुप्त साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण के रूप में बात करें तो इनका कारण हुनों का आक्रमण, गुप्त साम्राज्य के अंदर आंतरिक विद्रोह और उनके सामंतों का स्वतंत्र घोषित कर देना, ये मुख्य कारण थे। इसी संदर्भ में थानेश्वर के सामंत गुप्त साम्राज्य से अलग होकर वर्धन साम्राज्य की स्थापना करते हैं, जिसका कार्यकाल 550 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक होता है। अगर हम इसके संस्थापक के रूप में देखें तो गुप्त साम्राज्य के सामंत पुष्यभूति इसके संस्थापक थे। अगर इनकी राजधानी की बात करें तो थानेश्वर, जो आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र इलाके में पड़ता है, यही इनकी राजधानी थी। परंतु जीत के संदर्भ में कन्नौज को भी इन्होंने दूसरी राजधानी बनाई। पुष्यभूति के बाद प्रभाकर वर्धन इसके प्रतापी राजा हुए। प्रभाकर वर्धन इतने प्रतापी थे कि हून उनके नाम से ही डरते थे। प्रभाकर वर्धन के दो बेटे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन थे और उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था राज्यश्री। प्रभाकर वर्धन ने राज्यश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन, जो कि एक मौखरी वंश से ताल्लुक रखते थे, उनसे करवाया। परंतु ग्रहवर्मन की हत्या मालवा के राजा देवगुप्त ने कर दी। प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन गद्दी पर 605 ईस्वी में बैठते हैं और वो अपने बहन की पति का बदला लेना चाहते हैं। इस संदर्भ में राजवर्धन देवगुप्त की हत्या कर देते हैं। परंतु शशांक, जो कि एक गौड़ राजा था, वो देवगुप्त का मित्र था। वो देवगुप्त की मृत्यु का बदला राज्यवर्धन की हत्या करके ले लेता है। इस तरह से राज्यवर्धन का कार्यकाल मात्र 1 साल का रहता है। राज्यवर्धन के बाद उनके छोटे भाई, जो कि मात्र 16 साल के थे, हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। हर्षवर्धन का कार्यकाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा देखा गया है कि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन हर्षवर्धन के कार्यकाल से पूछ लिया जाता है। तो चलिए हर्षवर्धन के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि मिली थी और 606 ईस्वी में उसने हर्ष एरा की शुरुआत की थी। आपको बताया था कि हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी नई राजधानी के रूप में स्थापित किया था। चूंकि अपने भाई के कातिल शशांक को मारना चाहते थे, परंतु हर्षवर्धन सफल न हो सके। परंतु 637 ईस्वी में जब शशांक की मृत्यु हो जाती है तो वो उसका साम्राज्य हड़प लेते हैं और इसके साथ साथ में मगध पे भी अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। इस तरह से हर्षवर्धन, जो थानेश्वर तक सीमित थे, उनका साम्राज्य मगध, बंगाल, कन्नौज और संपूर्ण उत्तर भारत तक फैल गया। हर्षवर्धन वल्लभी के राजा ध्रुवसेना को भी पराजित करते हैं, परंतु बाद में उनके साम्राज्य उनको वापस करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह भी करा देते हैं। इसके बाद हर्षवर्धन अपना रुख दक्षिण भारत की तरफ करते हैं, परंतु उनका सामना नर्मदा नदी के तट पे पुलकेशिन द्वितीय से होता है, जो कि बादामी के राजा थे। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हरा देता है, परंतु पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन की वीरता के कारण उनको सकल उत्तर पथेश्वर की उपाधि देता है। दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का युद्ध ऐहोल के इंस्क्रिप्शन, जो कि रवि कीर्ति नाम के कवि के द्वारा की गई थी, उसमें मिलता है। दोस्तों, ये कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने अपना संबंध चीन से भी स्थापित किया था। उसने अपने इनवॉय को चीन के राजा साइसंग के दरबार में भेजा था। फिर चीन से यात्रियों के राजकुमार कहे जाने वाले हेनसांग भारत 635 ईस्वी में आए थे। हेनसांग अपनी किताब सीयूकी में लिखते हैं कि हर्षवर्धन ने 2 तरह की सभाएं कराई थी। पहला सभा उन्होंने कन्नौज में कराया था, जो हेनसांग के सम्मान में था, और यह सभा एक धार्मिक प्रवृत्ति का था। वहीं हर 5 साल पे प्रयागराज में हर्षवर्धन एक सभा कराते थे, जिसे हम आज कुंभ मेला के शुरुआत के रूप में भी देखते हैं। चूंकि हर्षवर्धन एक शैव हिंदू थे, परंतु हेनसांग अपनी किताब में उन्हें एक लिबरल महायान बुद्धिस्ट कहा। ऐहोल के इंस्क्रिप्शन के साथ साथ हर्षवर्धन के कार्यकाल का उल्लेख कल्हना के राजतरंगिनी में भी मिलता है। ये माना जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के मेंटेनेंस के लिए हर्षवर्धन ने 100 गांवों का जो राजस्व है वो नालंदा यूनिवर्सिटी को दे दिया था। हर्षवर्धन ल्यूट, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके काफी अच्छे वादक थे। कहा जाता है कि हर्षवर्धन की ताकत जितनी तलवार में थी, उतनी कलम में भी थी। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखी थी, जिसमें रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका शामिल है। हर्षवर्धन के दरबार में विद्वानों का तांता लगा हुआ था, जिसमें बाणभट्ट और मयूर प्रख्यात थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र और कादम्बरी लिखी थी, वहीं मयूर ने मयूर शतक और सूर्य शतक जैसी किताबें लिखी थी। माना जाता है कि हर्षवर्धन उत्तर भारत के अंतिम हिंदू शासक थे जो इतने बड़े पैमाने पर अपना साम्राज्य स्थापित किए थे।
चूंकि हर्षवर्धन का कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं था, तो उनके बाद उनका मंत्री अरुणश्व ही उनका उत्तराधिकारी बना। अगर हम हर्षवर्धन के प्रशासन की बात करें, इनका प्रशासन का जो ढांचा था वो गुप्त साम्राज्य से मिलता जुलता था, परंतु इनका साम्राज्य और सामंतवादी हो गया और डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। तो दोस्तों, ये था वर्धन डिनास्टी। दोस्तों, आशा है कि ये लेसन आपको पसंद आया होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।